हेलो दोस्तों, तो आ गए आप। चलिए शुरू करते हैं अपनी लेखपाल की एमसीक्यूज़ की जो श्रेणी है उसमें तीसरे वीडियो को। और इसमें आज हम जानेंगे 51 से लगा करके 75 तक के सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक, सारे एमसीक्यूज़ वही हैं जो कि 2015 की परीक्षा में आए हुए हैं और उसके बाद भी आए हुए हैं और उसके पहले भी आए हुए हैं, तो आने की इनकी आशंका भी है वो सबसे ज़्यादा है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और सारे फैक्टों को समझेंगे, सारे पॉइंटों को समझेंगे और बहुत ही अच्छी मात्रा में समझेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 से। और इसके पहले हमने जो अन्य दो सीरीज हैं उनमें 25-25 क्वेश्चन करके मीन्स 50 क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट कर ली है। और ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और विशाल मात्रा में क्वेश्चन को सीरीज हम इकट्ठा कर लेंगे। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने लिखा है, धान की के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है वो कौन सी है। धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है ये आपको बताना है। तो बताइए, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है। क्या धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि आपकी दोमट मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, काली मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी है। बताइए। धान सबसे पहले समझ लीजिए जो दोमट मिट्टी है, ठीक, इसका आंसर क्या होगा, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी को हम चिकनी उपजाऊ मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिकनी मिट्टी। ठीक, दोमट कहो या चिकनी उपजाऊ मिट्टी कहो, बात एक ही है। ओके, तो ये जो मिट्टी है ये धान के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक, अब चलिए धान के बारे में जान लेते हैं। धान एक कैसी फसल है। धान एक खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है, धान एक खरीफ की फसल है। अन्य अगर खरीफ की फसलें हम बात करें तो कौन कौन सी है, आपकी कपास हो गई, जूट हो गई, गन्ना हो गया, मूंगफली हो गया, अरहर हो गया, मक्का हो गया। ये सारी जितनी भी फसलें हैं ये सारी की सारी धान की किसकी फसलें हैं, खरीफ की। कौन कौन सी बताई, कपास बताई, जूट, गन्ना, मूंगफली, अरहर, मक्का। ओके, अच्छा अन्य बात करते हैं। वर्षा के अगर हम देखें जो धान का उत्पादन है वो बहुत ही अधिक वर्षा मांगता है। मीन्स धान की फसल के वर्षा की आवश्यकता बहुत होती है। और हमने आपको क्लास में भी बताया था कि नागालैंड में एक अगांगी जनजाति है। नागालैंड में एक जनजाति है जिसका नाम है अगांगी जनजाति। अगांगी जनजाति क्या करती है, धान की फसल के लिए एक कृषि करती है जिसका नाम दिया था जाबो कृषि। ठीक, हमने बताया था। तो जाबो कृषि किससे संबंधित है, नागालैंड की अगांगी जनजाति से। ओके, इतनी सारी बातें धान से ध्यान रखना। और इसमें और ध्यान रखना, जैसे कि जो धान का बीजा होता है उसके ऊपर एक भूसी की परत होती है। तो ये जो होती है ये धान का 20% होती है। ठीक, ये भी पूछा जाता है। और कौन सा फैक्ट है, हाँ, हरित क्रांति के दूसरे चरण में जो चावल है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो इतने सारे फैक्ट हैं, ये सारे धान से संबंधित हैं, इनको ध्यान रखना। ओके, तो धान के लिए जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी आपकी आएगी वो कौन सी आएगी, दोमट मिट्टी। ओके, आगे बढ़ें। चलिए 52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर क्या है, पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। पूर्वोत्तर भारत का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि ऐसे समझिए, पूर्वोत्तर भारत ये हो गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इस वाले क्षेत्र में सर्वाधिक फसल किसकी होती है, सर्वाधिक फसल आपकी होती है चावल की। ओके, चावल की, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें। 53 नंबर देखते हैं क्या है, खरीफ ऋतु की प्रमुख फसलें हैं। तो खरीफ की फसलें आपको बताना है कौन कौन सी हैं। तो खरीफ की अभी हमने फसलें आपको बताई थी, कौन कौन सी, कपास बताया था, कपास, जूट, गन्ना, मूंगफली, अरहर, मक्का। आप इसको याद कर लीजिए, कपास, जूट, गन्ना, मूंगफली, अरहर, मक्का, कपास, जूट, गन्ना, मूंगफली, अरहर, मक्का। और इसमें साथ ढैंचा भी आता है। ठीक, कपास, जूट, गन्ना, मूंगफली, अरहर, मक्का, ढैंचा, कपास, जूट, गन्ना, मूंगफली, अरहर, मक्का, ढैंचा। तो खरीफ की मुख्य फसलें यहाँ पर कौन कौन सी आ जाएगी बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है चना मटर मसूर। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, चना मटर मसूर। ऑप्शन नंबर 2 ज्वार बाजरा ढैंचा। ऑप्शन नंबर
गा, आलू सरसों फूल गोभी, इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा होगा? तो 53 नंबर में आपका आ जाएगा ज्वार बाजरा और ढैंचा। अच्छा ये बताइए कमेंट बॉक्स पर, ये ढैंचे का उपयोग क्यों किया जाता है? जो खेत होता है उसमें ढैंचे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने भी आपसे पूछा। देखिए अभी हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 51 में जाबो कृषि के बारे में, यहाँ पर प्रश्न आ भी गया। जाबो ग्रामीण खेती करने का एक तरीका है, कहाँ विद्यमान है? हमने क्या बताया? नागालैंड में। ओके। धान की भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? उसी प्रश्न में हमने आपको सारी चीज़ें बता दी। क्या बताया हमने? 20%। अभी हमने बताया ये जो धान होता है इसके ऊपर भूसी की एक परत चढ़ी होती है। ये जो भूसी की परत होती है ये पूरे धान के वजन का 20% होती है। ओके। नेक्स्ट 56 नंबर, चावल के उन्नत बीज के लिए प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है? हाँ इस चीज़ को और समझ लीजिए। देखिए जब हम चावल की बीज मतलब चावल का जो उन्नत बीज होता है वो 1 हेक्टेयर में, जैसे कि ये मान लीजिए कि जो क्षेत्र है वो 1 हेक्टेयर का क्षेत्र है, इसमें तकरीबन 15 केजी चावल का बीज पड़ेगा। ठीक, तब वो उगेगा। कहाँ उगेगा? जहाँ पर पानी की अधिकता होगी। ओके, ध्यान रहेगा। कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। चलिए तो इसका आंसर कितना हो गया? 15 किलोग्राम। आगे, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में पटसन की खेती की जाती है? देखो पटसन को ही हम जूट कहते हैं, जूट कहो या पटसन कहो। अच्छा बताइए भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन, भारत की बात करते हैं, पूरे विश्व में बताइए सबसे ज़्यादा जो जूट उत्पादन है वो कहाँ होता है? विश्व स्तर पर जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? यहाँ पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में पटसन की खेती होती है। तो पटसन के लिए सबसे पहले ध्यान रखना जो तराई क्षेत्र आपका आता है। ओके, तराई क्षेत्र के साथ साथ जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र आता है उनमें जो है ये जूट की खेती सर्वाधिक होती है। तो अब बताइए कि कौन सा इसमें ज़िला आएगा? देवरिया और गोरखपुर आएगा, सहारनपुर या हरदोई आएगा, मथुरा या अलीगढ़ आएगा, इलाहाबाद या फतेहपुर आएगा। हमने आपको बताया पटसन की खेती जो है वो तराई क्षेत्र में आती है। अगर जैसे ही आपके दिमाग में तराई क्षेत्र आ गया, हमने आपको तराई क्षेत्र बता दिया, और आपके दिमाग में यूपी का मैप है तो आप तुरंत बता देंगे, क्योंकि यूपी का मैप जैसे ही दिमाग में आएगा आपको तराई क्षेत्र समझ में आ जाएगा कि यूपी में तराई क्षेत्र कौन सा होता है, और तुरंत आपको लोकेशन भी उसकी समझ में आ जाएगी कि देवरिया और गोरखपुर होगा इसका आंसर। ओके, तो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में पटसन की खेती की जाती है? देवरिया और गोरखपुर में। अच्छा, ये तो बात हो गई आपकी क्षेत्र की। पटसन की खेती के लिए कम से कम आपको 18 माह का समय चाहिए, इसको भी ध्यान रखना। चलो इतनी बात हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? व्यावसायिक फसल पूछी जा रही है, मीन्स जिससे हम व्यापार कर सकते हैं। ठीक, नकदी फसल एक प्रकार से। तो ये कौन सी हो गई? गन्ना। अगर दूसरे नंबर पर आ जाए तो कौन सी होगी? आलू। ओके, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? गन्ना। आगे बढ़े, चलिए। अच्छा ये बताइए, आगे बढ़ते हैं। पहले 59 में आपको समझ में आ जाएगा। ईख की अर्धसाली किस्म की फसल की अवधि कितनी होती है? देखो ईख यानी कि जो गन्ना होता है उसकी एक किस्म है अर्धसाली। उसकी एक किस्म क्या है? अर्धसाली। वो जो अर्धसाली जो फसल है उसकी फसल अवधि यानी कितनी अवधि में फसल जो होती है वो तैयार हो जाती है? बताइए, 14 माह में, 18 माह में, 22 माह में या 8 माह में? अर्धसाली की किस्म की जो फसल है वो लगभग 1.5 साल का समय लेती है। इतना हमने आपको बता दिया। इसका मतलब क्या हो गया? 18 माह। ओके, तो 59 नंबर का क्या हो जाएगा? 18 माह। ठीक है। नेक्स्ट 60 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी फसल रूट क्रॉप नहीं है? रूट क्रॉप का मतलब क्या होता है? रूट क्रॉप का मतलब जो ज़मीन के अंदर जो फसल होती है। तो रूट क्रॉप पूछा है, नहीं है, तो आलू रूट क्रॉप है क्योंकि ज़मीन के अंदर होती है, उसको हम वहीं से निकालते हैं। चुकंदर भी ज़मीन के अंदर होता है, शकरकंद भी ज़मीन के अंदर होता है। ईख
ठीक, गन्ना जो होगा वो रूट क्रॉप नहीं है, क्योंकि जब ये ज़मीन के ऊपर आता है तो उसका हम उपयोग करते हैं। आगे बताइए 61 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? पठारी क्षेत्र में, तराई के क्षेत्र में, अनिश्चित वर्षा या मैदानी भूभाग में? कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसमें तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए, वर्षा होगी तभी वो तराई का क्षेत्र आएगा। और आपका उत्तर प्रदेश का जो ये वाला इलाका आता है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, ये सारे तराई वाले क्षेत्र आते हैं। ठीक, बलरामपुर, ये सारे आपके तराई क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? 62 नंबर, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है आपके सोयाबीन में। और सोयाबीन के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? MP, मध्य प्रदेश। ठीक, चलो आगे बढ़ें। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? हमने आपको यूपी स्पेशल में ये सारी किस्में बताई थी कि ललित किसकी जो है वो किस्म है। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? आम की, संतरा की, पपीता की, अमरूद की? ललित। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अमरूद। ललित जो है वो अमरूद की फसल है। अन्य फसलें इसमें आती हैं आपकी सफ़ेदा है, हाफजी है, लखनऊ करेला है, इलाहाबाद सफ़ेदा है, धौलका है, ठीक, धौलका लखनऊ है। इस प्रकार से इसकी अन्य भी फसलें आपके आपके सिलेबस में आती हैं और मैंने आपको पढ़ाई भी है। तो ललित किसकी एक उत्तम फसल है? अमरूद की। आगे बढ़िए। गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? संवर्धन का मतलब बढ़ने के लिए। ठीक, गूटी का प्रयोग सब्सर का आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? लीची का, अनानास का, आम का या पपीता का? ये कहाँ जा रहा बताइए। तो गूटी का प्रयोग जो होता है आमतौर पर लीची को बढ़ाने के लिए, लीची के संवर्धन के लिए किया जाता है। ओके, चलो ये तो बात हो गई। आगे बढ़े। 65 नंबर, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मलिहाबाद के आम, इसको आप रट लीजिए, मलिहाबाद के आम। मलिहाबाद के क्या हो गए? आम हो गए। अच्छा ये बताइए, संतरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? संतरे का उत्पादन। अच्छा, लीची का भी उत्पादन साथ में बताइए कहाँ होता है? तो लीची और संतरे के उत्पादन के लिए सबसे अधिक ध्यान रखना आपका सहारनपुर और मेरठ है। ठीक, सहारनपुर और मेरठ लीची और संतरे के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्षेत्र हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में। ओके, 67 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? सबसे पहले तो अम्लीय को ही समझ लीजिए। अम्लीय का मतलब जिसका pH 0 से लगा करके 7 तक हो। ठीक, जिस मिट्टी का pH जो हो वो 0 से लगा करके 7 तक हो, उस मिट्टी में सर्वाधिक जो उगाई जाने वाली फसल होगी वो कौन सी होगी? खीरा होगा, फली होगा या तरबूज होगा? ध्यान रखना, उसके लिए आपका तरबूज। ठीक, तरबूज के लिए अम्लीय मृदा की आवश्यकता होती है और ये तरबूज की जो फसल होती है वो बलुई मिट्टी में सर्वाधिक होती है। तरबूज की फसल एक जायद की फसल है, ये भी ध्यान रखना। और इसका pH जो है वो 5.5 से लगा करके 7 तक अगर हो तो उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी मिट्टी मानी जाती है। किसके लिए? तरबूज के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तरबूज। ठीक, अम्लीय धरती के लिए अम्लीय धरती पर सफलता से कौन सी फसल उग सकती है? तरबूज। कैसी फसल है? जायद की फसल है। इसका pH हमने बता दिया 5.5 से लगा करके 7.0 तक। अच्छा, अन्य बताइए जायद की फसलें कौन कौन सी हैं? बताइए। 68 नंबर, पूसा रसराज किसकी उत्तम प्रजाति है? पूसा रसराज टमाटर की है, क्या तरबूज की है, खरबूजा की है या खीरा की है? 68 नंबर, पूसा रसराज। पूसा रसराज जो है आपकी खरबूजे की सबसे उत्तम फसल है। ओके, 69 नंबर, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो गैस आपकी आती है एथीन। साथ साथ हम एसिटिलीन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, एसिटिलीन और
कैल्शियम कार्बाइड का भी मिश्रण जो होता है उसका उपयोग करते हैं फलों को पकाने के लिए। लेकिन यहाँ पर एसिटिलीन तो दिया है बट मिश्रण नहीं है, इसलिए एसिटिलीन आपका नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर? एथीन हो जाएगा। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए हम एथीन गैस का प्रयोग करते हैं। लहसुन की तीव्र गंधी का कारण क्या होता है? लहसुन में जो महक आती है, बहुत सारे लोगों को यहाँ लहसुन पसंद नहीं होगा, तो लहसुन का पसंद होने का क्या कारण है? ठीक, उसमें एक तीव्र गंध आती है। और तीव्र गंध किसके कारण आती है? तीव्र गंध आती है उसमें प्राप्त गंधक यौगिक के कारण। बताइए 71 नंबर, पूसा रूबी किसकी उन्नत फसल है? पूसा रूबी यहाँ पर पूछा जा रहा है किसकी उन्नत फसल है? पूसा रूबी बैगन की है, टमाटर की है, फूल गोभी की है, बंद गोभी की है। मैं बता रहा हूँ ये जो किस्में होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए आप उसका अध्ययन करके ज़रूर जाएं, वरना सारी मेहनत आपकी पानी में फिर जाएगी, मिलेगा कुछ नहीं। 71 नंबर बताइए। ध्यान रखना, पूसा रूबी जो है ये टमाटर की एक उन्नत फसल मानी जाती है, क्योंकि ये जो पूसा रूबी फसल होती है ये जल्द ही पक जाती है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में पक जाती है ना। और इसका जो विकास किया गया था ये भारतीय कृषि संस्थान के द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक, भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली के द्वारा ये विकसित की गई थी। टमाटर की अन्य फसलों में आपका आती है जैसे कि पूषा गौरव आती है, अर्का सौरभ आती है, अविनाश आती है। मतलब जैसे जैसे ये नाम है, ठीक, पूषा गौरव, अर्का सौरभ और अविनाश, ये जो नाम होते हैं ना, इस तरीके की जो जितने भी नाम मिले वो ध्यान रखना टमाटर की ही होंगी। आगे बात करते हैं, केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? मीन्स केसर के पौधे का कौन सा भाग आप खाएंगे? पत्ती खाएंगे, पंखुड़ी खाएंगे, बाह्यदल खाएंगे या वर्तिकाग्र खाएंगे? ध्यान रखना, केसर के पौधे का वर्तिकाग्र ठीक उपयोग में लाया जाता है। 73 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षी सब्जी है? यानी वृक्ष होता है इसका, कौन सी सब्जी है वो? बसेला है, मेथी है, करी पत्ता या भारतीय पालक है? वृक्ष किसका होता है? करी पत्ता। ठीक, करी पत्ता का उपयोग किया जाता है सब्जी में, सब्जी का रंग बदलने के लिए, सब्जी में खुशबू लाने के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षी सब्जी है? आपका करी पत्ता। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। शिवाजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजाति है? शिवाजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजाति है? कबूतर की, आपकी ऊँट की, कछुआ की, घोड़ा की, ये बताइए। तो शिवाजी बसरा जो है वो कबूतर की उत्तम प्रजाति है। ये बताइए, ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स पर बताइए। यदि पंचायत भवन भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव कराना होगा? सपोज़ करिए कि कोई पंचायत चुनी गई और वो जो पंचायत का कार्यकाल था 5 वर्ष वो पूरा नहीं हो पाया, तो उस स्थिति में क्या होगा? भंग मानी जाएगी। अब जब भंग मानी जाएगी तो पुनः उसका जो चुनाव होगा वो 6 माह के अंदर राज्य सरकार द्वारा करा लेना चाहिए। ओके, तो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है? यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए? 6 माह के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से हमने अपनी जो क्लास थी तीसरी वीडियो में 25 क्वेश्चन और कंप्लीट किए। इस प्रकार से टोटल हमने 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। देखिए, मैं देख पा रहा हूँ कि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ वो ना तो लोगों के द्वारा देखी जाती है, ना तो लोगों के द्वारा सुनी जाती है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो डालता हूँ। इसके पीछे ध्येय समझते हैं क्या है? इसके पीछे ध्येय ये है कि आप देखें ना देखें, कम से कम मेरी तैयारी तो हो रही है, ये आप ध्यान में रखिएगा। कंपटीशन यहीं से बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।